हाँ, आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है। आज जो सोर्स मटेरियल हमारे सामने है जिसमें कुछ बेहतरीन डेवलपमेंट ब्लॉग्स, रिलीज नोट्स और बहुत ही इन डेप्थ रिसर्च पेपर शामिल है, वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए एक गोल्ड माइन है जो मोबाइल टेक्नोलॉजी और ऐप डेवलपमेंट के इकोसिस्टम को गहराई से फॉलो करता है। बिल्कुल। ये मटेरियल सच में बहुत इंसाइटफुल है। हाँ, और हमारा आज का मिशन बिल्कुल साफ है। हम एंड्रॉयड स्टूडियो, जो कि गूगल का फ्लैगशिप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, उसके उन 5 पावरफुल लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड टूल्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। वो टूल्स जो किसी भी डेवलपर की प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकते हैं। सही कहा। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि हमारे सोर्स मटेरियल से ये पैटर्न बार-बार उभर कर सामने आया है कि कैसे कई अनुभवी डेवलपर्स भी अपने आईडीई के सिर्फ सरफेस लेवल फीचर्स का ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि हुड के नीचे मतलब कोर सिस्टम में ऐसे एडवांस टूल्स छिपे हैं जो डेवलपमेंट साइकिल के सबसे फ्रस्ट्रेटिंग हिस्सों को पूरी तरह बाईपास कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको अनपैक करते हैं। ये अनपैक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मॉडर्न मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अब सिर्फ लॉजिक लिखने तक सीमित नहीं रह गया है। वो जमाना गया है जब सिर्फ कोड लिख दिया और काम हो गया। बिल्कुल। आज के एग्रेसिव रिलीज साइकिल्स और कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर्स में एफिशिएंसी, प्रिसिजन और रैपिड इटरेशन ही किसी भी प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाते हैं। जब हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो एक डेवलपर का टूल सेट उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि उसका लिखा हुआ कोड। एकदम सही बात है। हमारे आज के सोर्स नोट्स इसी बात पे फोकस करते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो को सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर या कंपाइलर की तरह इस्तेमाल करना उसकी क्षमता के साथ नाइंसाफी है। अगर इन नेटिव टूल्स को वर्कफ्लो में सही से इंटीग्रेट कर लिया जाए तो डीबगिंग से लेकर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग तक का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। और इसी पैराडाइम शिफ्ट की शुरुआत सबसे विजुअल एस्पेक्ट से होती है, यानी लेआउट और यूआई रेंडरिंग। हमारे सोर्स में जो पहला टूल हाईलाइट किया गया है वो है लेआउट इंस्पेक्टर। लेआउट इंस्पेक्टर जी। अब जो भी व्यक्ति कॉम्प्लेक्स यूआई पर काम करता है उसे पता है कि नेस्टेड व्यूज और कंस्ट्रेंट्स को मैनेज करना कितना ट्रिकी हो सकता है। ये बिल्कुल किसी बड़ी इमारत का ढांचा खड़ा करने जैसा है। एक पिलर खिसका और पूरी छत टेढ़ी हो गई। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। खासकर जब कोई जेटमैक कंपोज और लेगेसी एक्सएमएल दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में हैंडल कर रहा हो। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, क्या लेआउट इंस्पेक्टर सच में इतना गेम चेंजिंग है या ये सिर्फ व्यू हायरार्की को देखने का एक फैंसी तरीका है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेआउट इंस्पेक्टर अब सिर्फ एक स्टैटिक ट्री व्यू नहीं रह गया है। अच्छा, तो अब ये कैसे काम करता है? क्योंकि ट्रेडिशनली तो हम कोड देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं कि मार्जिन या पैडिंग में क्या गड़बड़ है। ट्रेडिशनली हाँ, लेकिन सोर्स मटेरियल के अनुसार ये टूल अब रन टाइम पर आपके ऐप के यूआई का एक लाइव इंटरैक्टिव एक्सरे प्रोवाइड करता है। जब कोई कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रेंट्स या कंपोज के मॉडिफायर्स के साथ काम कर रहा होता है तो सिर्फ कोड देखकर ये प्रेडिक्ट करना लगभग असंभव होता है कि वो अलग-अलग स्क्रीन पर कैसा दिखेगा। एक्ट पिक्सल परफेक्ट बाउंड्स, मार्जिन्स और कंस्ट्रेंट कनेक्शंस रियल टाइम में दिखाता है। मतलब कोई अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, जो स्क्रीन पर है वही डेटा आपको इंस्पेक्टर में दिख रहा है। लेकिन इसमें एक 3D व्यू का भी फीचर है, राइट? हाँ, 3D व्यू का फीचर काफी चर्चा में रहता है। मुझे हमेशा से ये थोड़ा गिमिक लगता था। मतलब एक 2D स्क्रीन ऐप के लिए 3D विजुअलाइजेशन की क्या जरूरत है? कि ये सच में किसी रियल वर्ल्ड डिबगिंग सिनेरियो में काम आता है या सिर्फ प्रेजेंटेशन में अच्छा दिखने के लिए? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है। पहली नजर में ये 3D लेयरिंग सिर्फ विजुअल अपील के लिए लग सकती है, लेकिन जो डीप डाइव हमने इसके रिलीज नोट्स में किया है उससे पता चलता है कि ये 3D व्यू ओवरड्रॉ जैसी क्रिटिकल परफॉर्मेंस समस्याओं को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ओवरड्रॉ यानी जब सिस्टम एक ही पिक्सल को एक फ्रेम में कई बार पेंट करता है। एकदम सही। मान लीजिए आपके पास एक बैकग्राउंड है, उसके ऊपर एक कार्ड है और कार्ड के ऊपर एक इमेज है। एक टिपिकल लिस्ट आइटम। हाँ, अब अगर इन सभी लेयर्स का अपना अपना ओपेक बैकग्राउंड सेट है तो जीपीयू बेमतलब में एक ही पिक्सल को 3 बार रेंडर कर रहा है। ये फ्रेम ड्रॉप्स का बहुत बड़ा कारण बनता है, खासकर लो एंड डिवाइस पर। ओह, समझ गया। तो 3D व्यू में हम ऐप को टिल्ट करके वो सारी लेयर्स देख सकते हैं। बिल्कुल। 3D व्यू में आप यूआई को घुमाकर साफ देख सकते हैं कि कौन सी लेयर्स एक के पीछे एक छिप रही हैं, जो अननेसेसरी हैं और किन्हें हटाया जा सकता है। इसके अलावा जेटपैक कंपोज के मामले में ये टूल एक और बहुत बड़ी सिरदर्दी दूर करता है। वो क्या? रिकम्पोजिशन काउंट्स। ये आपको दिखाता है कि स्टेट चेंज होने पर कौन सा यूआई नोड कितनी बार बेवजह रीबिल्ड हो रहा है। ओह, कंपोज में रिकम्पोजिशन ट्रैक करना तो वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
अगर ये सीधे टूल में विजुअली दिख जाए तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन काफी फास्ट हो जाएगा। हाँ, और आपका काफी सारा समय बचता है। और जब फास्ट होने की बात आती ही है तो मुझे डेवलपमेंट की उस सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की याद आती है जिसका जिक्र हमारे नोट्स के दूसरे सेक्शन में है, लाइव एडिट। लाइव एडिट डेवलपर्स का सबसे अच्छा दोस्त। मतलब हम सभी उस जोक से वाकिफ हैं कि डेवलपर्स अक्सर कॉफी पीने या ब्रेक लेने के लिए ग्रेडल बिल्ड का बहाना बनाते हैं। हाँ, वो मीम्स तो इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। सही में, एक छोटा सा कलर हेक्स को चेंज किया या टेक्स्ट का साइज बढ़ाया और फिर ऐप के रीबिल्ड और रीडिप्लॉय होने का इंतजार करो। ये जो इटरेशन लूप है ये बहुत ही स्लो और उबाऊ है। और यही वो फ्रिक्शन है जिसे लाइव एडिट खत्म करने का दावा करता है। सोर्स मटेरियल में इसे डेवलपमेंट लूप का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर बताया गया है। एक्सेलरेटर किस तरह से? देखिए, लाइव एडिट के साथ जब आप अपने कंपोज कोड में कोई लिटरल वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे कलर, पैडिंग या कोई स्ट्रिंग, तो आपको इम्यूलेटर या फिजिकल डिवाइस पर वो बदलाव मिली सेकेंड्स में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है। आपको नया एपीके जनरेट करके पुश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा पुश बैक देना है। ये सुनने में हॉट रीलोड जैसा लगता है जो वेब डेवलपमेंट में सालों से मौजूद है। क्या लाइव एडिट सच में इतना रिलायबल है? ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है जो आपने उठाया है। मेरा मतलब है अगर मैं पूरा का पूरा आर्किटेक्चर बदल दूं या कोई नया डेटा क्लास इंट्रोड्यूस कर दूं तब तो ये फेल हो जाएगा ना? हाँ, और हमारे नोट्स भी इस लिमिटेशन को स्पष्ट करते हैं। लाइव एडिट कोई जादू नहीं है जो पूरे ऐप के कोर लॉजिक को रन टाइम पर बदल दे। ये मुख्य रूप से यूआई इटरेशन के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। यानी सिर्फ विजुअल बदलावों के लिए। जी, जब आप स्ट्रक्चरल चेंजेस करते हैं, जैसे नए फंक्शंस ऐड करना, क्लास सिग्नेचर बदलना या मेमोरी में स्टेट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदलना, तो आपको फुल रीबिल्ड की जरूरत पड़ेगी ही। तो पर इसका इतना बड़ा फायदा क्या है अगर फुल बिल्ड करना ही है? फायदा ये है कि डेवलपमेंट साइकिल का लगभग 70% समय यूआई को पॉलिश करने, एनिमेशन की टाइमिंग सेट करने और पिक्सल परफेक्ट लेआउट बनाने में जाता है। वहाँ ये टूल आपका घंटों का समय बचाता है। पॉइंट टेकन। यानी ये उन माइक्रो इटरेशंस के लिए है जहां डेवलपर सिर्फ देख देख कर चीजें एडजस्ट कर रहा होता है। थोड़ा मार्जिन बढ़ा दिया, थोड़ा कलर डार्क कर दिया। बिल्कुल। अगर एक 30 सेकंड का बिल्ड टाइम घटकर 200 मिलीसेकंड हो जाए तो दिन भर में ये कई घंटों का फोकस और फ्लो स्टेट बचा सकता है। डेवलपर अपने जोन से बाहर नहीं आता। और फ्लो स्टेट टूटना कोडिंग में सबसे बुरा होता है। एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके ऐप की मौजूदा स्टेट को प्रिजर्व करता है। स्टेट प्रिजर्व करता है, इसका क्या मतलब हुआ रियल वर्ल्ड यूज केस में? मान लीजिए आप एक ई-कॉमर्स ऐप बना रहे हैं। आप चेकआउट स्क्रीन के 5 स्टेप्स पार करके पेमेंट पेज पर हैं। अब आपको पेमेंट बटन का कलर बदलना है। अगर आप वहां कोई यूआई चेंज करते हैं और फुल रीबिल्ड करते हैं तो मुझे ऐप रीस्टार्ट होने पर फिर से वो 5 स्टेप्स नेविगेट करने होंगे। कार्ट में आइटम डालो, एड्रेस चुनो। बिल्कुल। और वही सबसे बड़ा सिरदर्द है। लाइव एडिट आपको उसी स्क्रीन पर रखता है, उसी स्टेट के साथ। आप बटन का कलर चेंज करते हैं और वो उसी वक्त पेमेंट स्क्रीन पर अपडेट हो जाता है। ये फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल जीरो कर देता है। ये स्टेट प्रिजर्वेशन वाला फीचर तो वाकई कमाल का है। ये सिर्फ समय नहीं बचाता, मेंटल एनर्जी भी बचाता है। सही कहा। अब यूआई कितनी भी जल्दी बन जाए और कितनी भी अच्छी दिखे, अगर ऐप यूजर के डिवाइस पर जाकर चोक होने लगे या अटक अटक कर चले तो सब बेकार है। यहीं पर हम अपने तीसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं जो हमारे सोर्स मटेरियल में बहुत ही डिटेल में कवर किया गया है, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोफाइलर। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का सबसे अहम हिस्सा। अब प्रोफाइलिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जानते हैं कि ये सीपीयू, मेमोरी और बैटरी ट्रैक करता है। मैंने इसे एक हेल्थ मॉनिटर की तरह देखना शुरू किया है, लेकिन इसे लेकर डेवलपर्स में अक्सर एक हिचकिचाहट होती है। हिचकिचाहट किस बात की? क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत इंटिमिडेटिंग लगता है। वो जो फ्लेम चार्ट्स और ग्राफ्स में स्पाइक्स होते हैं, उन्हें डिकोड करना काफी कॉम्प्लेक्स लगता है। कई लोग तो बस इसे खोलकर बंद कर देते हैं। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो प्रोफाइलर को अवॉइड करने का सीधा मतलब है ऐप की परफॉर्मेंस को भगवान के भरोसे छोड़ देना। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। ये सच है कि शुरुआत में वो डेटा भारी लग सकता है, लेकिन अगर आप इसके कोर मैकेनिज्म को समझ लें तो ये सबसे पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है। हमारे नोट्स में मेमोरी प्रोफाइलर पे खास जोर दिया गया है, विशेष रूप से मेमोरी एलोकेशन ट्रैकिंग के संदर्भ में। मेमोरी लीक्स ढूंढने के लिए, राइट? मुझे पता है कि जब कोई कॉन्टेक्स्ट या लिसनर डिस्ट्रॉय होने के बाद भी गार्बेज कलेक्टर द्वारा क्लीन नहीं होता तो मेमोरी भरती जाती है और अंत में ऐप आउट ऑफ मेमोरी होके क्रैश होने लगती है। बिल्कुल सही। लेकिन प्रोफाइलर इसमें एग्जैक्टली कैसे मदद करता है? क्या ये सिर्फ ग्राफ दिखाता है? नहीं, ग्राफ तो सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन है।
असली पावर तब दिखती है जब आप मेमोरी प्रोफाइलर में हीप डंप लेते हैं। टूल आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि मेमोरी भर गई है, ये आपको एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट देता है, उनका साइज बताता है। मतलब मैं देख सकता हूँ कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी खा रहा है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रेफरेंस ट्री दिखाता है। रेफरेंस ट्री, ये क्या होता है? यानी आप देख सकते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड थ्रेड या स्टैटिक वेरिएबल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को होल्ड करके बैठा है। जैसे अगर कोई एक्टिविटी बंद हो गई है लेकिन किसी बैकग्राउंड टास्क ने उसका रेफरेंस पकड़ रखा है, तो वो गार्बेज कलेक्ट होने से रुक जाएगी। रेफरेंस ट्री आपको वो पूरी चेन दिखा देता है। मतलब ये सिर्फ सिम्टम नहीं बताता, सीधा रूट कॉज तक ले जाता है कि बीमारी शुरू कहाँ से हुई। ये तो बहुत पावरफुल है। और सीपीयू प्रोफाइलर के बारे में? सीपीयू प्रोफाइलर भी उतना ही जरूरी है। मैंने पढ़ा है कि जब ऐप स्क्रॉल करते समय जैंक करती है या अटकती है तो उसका सीधा संबंध सीपीयू के थ्रेड से होता है। बिल्कुल, और यहीं पर आपने जो फ्लेम चार्ट्स का जिक्र किया था वो काम आते हैं। तो वो डरावने चार्ट्स असल में काम के हैं? बहुत काम के हैं। सीपीयू प्रोफाइलर में सिस्टम ट्रेस का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि मेन थ्रेड पे कौन सा मेथड सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है। मेन थ्रेड ही तो यूआई रेंडर करता है ना? हाँ, फ्लेम चार्ट विजुअली दिखाता है कि मेथड ए ने मेथड बी को कॉल किया और मेथड बी ने 200 मिलीसेकंड का समय लिया। अब क्योंकि यूआई को हर 16 मिलीसेकंड में एक फ्रेम रेंडर करना होता है, तो वो 200 मिलीसेकंड का डिले सीधा फ्रेम ड्रॉप या जैंक का कारण बनता है। तो हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि कौन सा कोड ब्लॉक हमारी ऐप को स्लो कर रहा है। एकदम सही। इसके अलावा नेटवर्क प्रोफाइलर भी बहुत अंडररेटेड है। नेटवर्क के लिए तो लोग अक्सर पोस्टमैन या कोई थर्ड पार्टी प्रॉक्सी टूल यूज करते हैं, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो का इनबिल्ट नेटवर्क प्रोफाइलर आपको ऐप के सभी एपीआई कॉल्स, उनका रिस्पॉन्स टाइम और पेलोड साइज रियल टाइम में दिखाता है। इसके लिए किसी थर्ड पार्टी प्रॉक्सी टूल को सेटअप करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत हैंडी है। हाँ, और इससे ये ट्रैक करना आसान हो जाता है कि कौन सा बैकग्राउंड सिंक यूजर की बैटरी और डेटा बेवजह ड्रेन कर रहा है। लगता है कि प्रोफाइलर एक कंप्लीट कमांड सेंटर है, बस इसे यूज करने की आदत डालनी पड़ेगी। चलिए अब थोड़ा कोड के स्ट्रक्चर पर आते हैं। हमारे सोर्स में जो चौथा सेगमेंट है वो कोड टेम्पलेट्स एंड रिफैक्टरिंग टूल्स पर है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्शन है। अब ईमानदारी से कहूँ तो कोडिंग में बहुत सारा काम बस रिपीटेटिव टाइपिंग होता है। वही रिसाइकलर व्यू के अडेप्टर्स बनाना, वही डैगर या हिल्ट के मॉड्यूल सेट करना, वही बार बार के व्यू बाइंडिंग के सेटअप्स। हाँ, ये बॉयलर प्लेट कोड लिखना दिमागी तौर पर बहुत थका देने वाला होता है। क्रिएटिविटी तो इसमें कुछ होती नहीं, बस टाइपिंग प्रैक्टिस होती है। और इसी बॉयलर प्लेट फटीग को कम करने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो में लाइव टेम्पलेट्स दिए गए। आप सिर्फ एक छोटा सा शॉर्टकट टाइप करते हैं और पूरा का पूरा कोड ब्लॉक ऑटो जनरेट हो जाता है। जैसे एस आउट टाइप करने पर प्रिंट स्टेटमेंट आ जाता है। बिल्कुल वैसा ही, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। सोर्स मटेरियल इस बात पर जोर देता है कि डेवलपर्स को अपने खुद के कस्टम टेम्पलेट्स बनाने चाहिए। कस्टम टेम्पलेट्स मतलब हम अपनी टीम के हिसाब से कोड ब्लॉक सेव कर सकते हैं। हाँ, जो आर्किटेक्चरल पैटर्न्स आपकी टीम रोज इस्तेमाल करती है उन्हें ऑटोमेट कर देना चाहिए। इससे समय तो बचता ही है, साथ ही सिंटैक्स एरर्स या टाइपो की गुंजाइश ही न के बराबर रह जाती है। ऑटोमेशन तो ठीक है, लेकिन मुझे रीफैक्टरिंग टूल्स पर थोड़ी चर्चा करनी है। अक्सर लोग रीफैक्टरिंग को सिर्फ एक एडवांस्ड फाइंड एंड रिप्लेस समझने की गलती करते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर किसी बड़े लेगेसी कोड बेस में मुझे एक कोर डेटा मॉडल का नाम बदलना है, मान लीजिए यूजर से कस्टमर करना है, तो एक सिंपल फाइंड एंड रिप्लेस से तो पूरी ऐप क्रैश हो सकती है। बिल्कुल क्रैश होगी, क्योंकि वो स्ट्रिंग्स या किसी कमेंट में भी उस शब्द को बदल देगा जहां नहीं बदलना चाहिए, या किसी और पैकेज में सेम नाम का क्लास होगा तो वहां भी गड़बड़ हो जाएगी। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। एंड्रॉयड स्टूडियो का रिफैक्टरिंग इंजन एक डम टेक्स्ट एडिटर नहीं है। ये AST यानी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री पर काम करता है। एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है कि टूल आपके कोड की ग्रामर और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझता है। ये सिर्फ अक्षरों को नहीं पढ़ता, कोड के लॉजिक को पढ़ता है। तो जब मैं नाम बदलता हूं तो क्या होता है? जब आप सेफ रीनेम या चेंज सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं तो टूल पहले पूरे प्रोजेक्ट को एनालाइज करता है। वो सुनिश्चित करता है कि नाम सिर्फ वहीं बदले जहां वो उस स्पेसिफिक क्लास या वेरिएबल को रेफर कर रहा हो। किसी रैंडम स्ट्रिंग या दूसरे स्कोप के वेरिएबल को वो टच भी नहीं करेगा। तो ये स्कोप को समझता है। ये तो डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। बिल्कुल, और सिर्फ रीनेमिंग ही नहीं,
एक्सट्रैक्ट मेथड या एक्सट्रैक्ट इंटरफेस जैसे टूल्स कोड को क्लीन रखने में बहुत मदद करते हैं। एक्सट्रैक्ट मेथड कैसे काम करता है? अगर आपके पास एक 500 लाइन का बहुत बड़ा फंक्शन है तो आप उसके लॉजिकल ब्लॉक्स को सिलेक्ट करके सीधे नए मेथड्स में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टूल खुद ब खुद पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप्स को फिगर आउट कर लेगा और सही जगह पर कॉल प्लेस कर देगा। वाओ! इससे मैनुअल एरर्स लगभग खत्म हो जाते हैं और लेगेसी कोड को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। ये तो लिटरली ऐसा है जैसे आपके पास एक जूनियर डेवलपर बैठा है जो सारा क्लीनअप का काम बैकग्राउंड में कर रहा है। सही एनालॉजी है। खैर, अब हम अपने आखिरी टूल की तरफ बढ़ते हैं जो शायद हर डेवलपर की जिंदगी का सबसे अहम और कभी-कभी सबसे डरावना हिस्सा है, डीबगिंग और लॉगकैट। ओहो, लॉगकैट, इसके बिना तो कोई ऐप बन ही नहीं सकती। जब कोई क्रैश लूप होता है या कोई अजीब सा बग आता है तो लॉगकैट खोलना अक्सर किसी हॉरर मूवी से कम नहीं होता। हजारों लाइंस का डेटा मैट्रिक्स फिल्म की तरह स्क्रीन पर दौड़ रहा होता है। हाँ, और वो इतनी तेजी से स्क्रॉल होता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं जाता। उसमें से वो एक एक्सेप्शन या नल पॉइंटर ढूंढना सच में भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। और इसीलिए नए लॉगकैट का फिल्टरिंग सिस्टम इतना महत्वपूर्ण है। सोर्स मटेरियल में इसके रीडिजाइन को बहुत अप्रिशिएट किया गया है। पुराने वाले में तो बस एक सर्च बार होता था, नए में क्या खास है? पुराने लॉगकैट में फिल्टरिंग काफी बेसिक थी, लेकिन अब आप इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिख सकते हैं। आप सिर्फ पैकेज नेम से नहीं बल्कि की वैल्यू पेयर्स के जरिए लॉग्स को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं level.error और टैग myFragment। क्या हम इसमें regex यानी रेगुलर एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पैटर्न वाले लॉग्स ही चाहिए तो regex से बेहतर कुछ नहीं होता। बिल्कुल, आप regex का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लॉग्स को उनकी सिवियरिटी के हिसाब से, जैसे सिर्फ फेटल या एरर लॉग्स फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है लॉग्स को फोल्ड करना। लॉग्स को फोल्ड करना, ये कैसे काम करता है? मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो लगातार अननेसेसरी वार्निंग स्पैम कर रही है और आपके काम के लॉग्स ऊपर छिप जाते हैं। हाँ, ये बहुत बार होता है। एनालिटिक्स एसडीकेज अक्सर ऐसे करते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर स्टैक ट्रेस या टैग को कोलैप्स या फोल्ड कर सकते हैं ताकि आपका कंसोल क्लीन रहे। वो लॉग वहां रहेगा, बस आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है। इसके साथ ही आप मल्टीपल लॉगकैट विंडोज भी खोल सकते हैं, जहां एक विंडो में सिर्फ नेटवर्क लॉग्स दिखें और दूसरे में डेटाबेस के लॉग्स। ये विजुअल सेपरेशन डिबगिंग की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। ये मल्टी विंडो अप्रोच तो सच में कॉग्निटिव लोड को बहुत कम कर देगा। जब आपको सिर्फ वही डेटा दिखता है जिसकी आपको जरूरत है तो बग की रूट कॉज तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। दिमाग में कम क्लटर रहता है। बिल्कुल सही। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि एंड्रॉयड स्टूडियो सिर्फ एक जगह नहीं है जहां आप कोड टाइप करते हैं। ये एक पूरा टूल बॉक्स है जो कोड के रेंडर होने से लेकर उसके एग्जीक्यूट होने और क्रैश होने तक के हर पहलू को एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने की क्षमता रखता है। एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। हाँ, लेआउट इंस्पेक्टर के 3D व्यू से लेकर लाइव एडिट के इंस्टेंट फीडबैक तक, प्रोफाइलर के डीप डायग्नोस्टिक से लेकर AST बेस्ड रीफैक्टरिंग और एडवांस लॉगकैट फिल्टरिंग तक, ये सभी फीचर्स एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? इस सब का आखिर में बस एक ही मतलब है, डेवलपर एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट सही शब्द है। जब आप इन टूल्स की अंडरलाइंग मैकेनिज्म को समझ लेते हैं और उन्हें अपने डेली वर्कफ्लो में शामिल कर लेते हैं तो आप मैनुअल और रिपीटेटिव कामों से पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। और समय की बहुत बचत होती है। बिल्कुल, आप अपना कीमती समय बॉयलर प्लेट कोड लिखने या हीप डंप्स में अंधेरे में तीर चलाने में बर्बाद नहीं करते। इसके बजाय आपका पूरा फोकस ऐप के आर्किटेक्चर को डिजाइन करने, कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक सॉल्व करने और यूजर्स को एक सीमलेस परफॉर्मेंट एक्सपीरियंस देने पर होता है। ये सिर्फ कोड तेजी से लिखने के बारे में नहीं है, ये एक सस्टेनेबल और मेंटेनेबल कोड बेस तैयार करने के बारे में है। बिल्कुल, ये टूल्स हमें एक सिर्फ टाइप करने वाले टाइपिस्ट से एक विजनरी आर्किटेक्ट में बदल देते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा से यकीनन इन टूल्स को देखने का नजरिया और गहरा हुआ है। श्रोताओं के लिए ये एक बहुत बड़ा टेक अवे है। मुझे भी यही लगता है। लेकिन जाते जाते आज के सोर्स मटेरियल और टेक्नोलॉजी की इस तेज रफ्तार को देखते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार सामने आता है। श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात है, जब IDEs इतने स्मार्ट हो रहे हैं कि वे खुद ही मेमोरी लीक्स को आइसोलेट कर सकते हैं, बॉयलर प्लेट जनरेट कर सकते हैं और रियल टाइम में UI स्टेट को बिना रीबिल्ड किए प्रिजर्व कर सकते हैं, तो आने वाले 1 या 2 दशक में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का असली रोल क्या होगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है।
क्या कोडिंग का मतलब सिर्फ सिंटैक्स लिखना रह जाएगा, या फिर एक डेवलपर का मुख्य काम केवल हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन और इनोवेटिव आइडियाज़ को डायरेक्ट करना होगा, जिसे ये एडवांस टूल्स और आने वाले समय में एआई मिलकर हकीकत में बदल देंगे? शायद हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो टेक कम्युनिटी में हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है और डेवलपमेंट के भविष्य को एक नया आयाम देता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सप्लोर करते रहिए और अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते रहिए।